एपिसोड 11 वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। डियर दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट कर जरूर बताएं और रिव्यू देना भी ना भूले। थैंक यू। ताई डॉट उसने घबराई हुई आवाज में धीरे से प्रेषा को पुकारा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। वो आगे कुछ कहती कि क्रिश की लो वॉइस उन सभी के कानों पर पड़ी। मम्मा। क्रिश ने होले से अपनी आंखें खोलते हुए प्रेषा की तरफ देख कहा, क्रिशु बच्चा तुम ठीक तो हो? प्रेषा जल्दी से चेयर से खड़ी हुई और क्रिश के माथे को फिर उसके दोनों गालों को बारी बारी चूमते हुए बोली, आप लो लहे हो? प्रेषा के आंखों में आंसू देख क्रिश ने अपनी मासूम आवाज में आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, नहीं नहीं तो। प्रेषा ने अपने हथेली से अपने आंखों को पोंछते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। क्रिश को होश में आते देख आयुष और पार्थ भी उसके पास आकर उससे बातें करने लगे। ताई ये बच्चा कौन है और ये तुम्हें मम्मा क्यों बुला रहा है? वेदिका ने बेड पर लेटे क्रिश की तरफ इशारा कर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ प्रेषा से पूछा। उसके चेहरे पर घबराहट अभी भी बरकरार थी। ये क्रिशु है मेरा। प्रेषा इससे आगे कुछ कह पाती कि ऋषभ के गुस्से भरी आवाज ने उसकी आवाज को रोक लिया। वो मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जितना हो सके उतना मेरे बेटे से दूर रहो। दूर गेट ईट। ऋषभ ने अपनी खतरनाक पीली आंखों से प्रेषा को घूरकर देखते हुए कहा। प्रेषा को उसकी बात सुन अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल 200 की स्पीड से धड़क उठा। मेरे बेटे से दूर रहो, बस यही बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो क्रिश से कैसे दूर रह सकती थी? भले क्रिश से उसका कोई सगा खून का रिश्ता ना हो, पर वो क्रिश को मन ही मन अपना बेटा मान रही थी। उसका क्रिश से कभी ना टूटने वाला रिश्ता जुड़ गया था। वो क्रिश से बिना मिले, उसकी मीठी आवाज, उसका मासूम चेहरा देखे बिना कैसे रह पाएगी? ताई चलो यहाँ से, वेदिका ने प्रेषा को खींचते हुए कहा। उसके आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। पर मैं क्रिश। प्रेषा के आंसुओं का सैलाब फिर से बहने लगा। वो क्रिश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। वो वेदिका के हाथों की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। क्रिश की आंखों में भी इस वक्त पानी था। एक तरफ पहली बार उसके डैड ने उसे मेरा बेटा कहा था। अपने डैड के मुंह से ये बात सुनने के लिए नन्हे क्रिश ने बहुत इंतजार किया था, पर आज ये सुनने के बाद भी क्रिश के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि आंसू झलक रहे थे। भला अपनी मम्मा से दूर होकर वो कैसे खुश हो सकता था? बचपन से माँ के प्यार के लिए तड़पा क्रिश अपनी मम्मा को खुद से दूर जाते हुए कैसे देख सकता? मम्मा। क्रिश ने रूधी आवाज में प्रेषा को पुकारा। उसकी ऐसी इमोशन पुकार सुन प्रेषा के साथ ही साथ वेदिका के भी पैर रुक गए। गेट लॉस्ट। निकलो यहाँ से। उन दोनों को अभी भी वहीं पर रुके हुए देख ऋषभ की गुस्से भरी आवाज फिर से उस रूम में गरज उठी। प्रेषा और वेदिका ऋषभ की खतरनाक आवाज सुन डर के मारे पीछे हट गए। प्रेषा और क्रिश का रोना और तेज हो गया। बिग बी बटा बॉस। आयुष और पार्थ ने एक साथ ऋषभ से कुछ कहना चाहा, पर ऋषभ के चेहरे के भाव और आंखों में जलते गुस्से के अंगारों को देख वो दोनों चुप हो गए। वेदिका प्रेषा को खींचते हुए बाहर की तरफ ले गई। क्रिश जाती हुई प्रेषा को देख रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगा। मम्मा, माँ मत जाओ मम्मा, प्लीज मम्मा।
कृष के रोनी आवाज उसकी पुकार प्रिशा के पैरों में बेड़िया बांधने का काम कर रही थी। वेदु, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रही, उसे छोड़ो। एक बार फिर प्रिशा ने वेदिका की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए तेज आवाज में कहा, ताई वो तेरा कोई बेटा वेटा नहीं है, सुना नहीं उसके फादर ने क्या कहा? हम बस घर जा रहे हैं यहाँ से, तेरी तबीयत बिगड़ रही है। वेदिका थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली। वो अपने ताई को ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थी। वैसे भी प्रिशा इमोशनली काफी वीक थी। अगर वो यहाँ पर रुकी और उस बच्चे के फादर ने उसे कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ताई को यह 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। ताई, तुझे मेरी कसम, आई और पापा की कसम, चल यहाँ से प्लीज। वेदिका ने प्रिशा हाथों पर अपने हाथों की पकड़ और मजबूत करते हुए कहा। उसके आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। वेदिका ने प्रिशा के वीक पॉइंट पर वार किया था। प्रिशा को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना ही पड़ा। कृष पहले से ही बीमार था, उसकी बॉडी वीक पड़ चुकी थी। इस हालत में उसका इस तरह से रोना उसकी तबीयत के लिए सही नहीं था। आयुष और पार्थ उसे चुप कराने में लगे हुए थे। कृष को होश आने की खबर सुन डॉ जाधव उसे चेक करने के लिए आ गए। उसे इस तरह से रोता देख उन्हें दुख हुआ। कृष का रोना थम ही नहीं रहा था। वो रोते हुए बस अपनी मम्मा को याद कर रहा था और उसका रोना उसकी तबीयत के लिए सही नहीं था। कृष को आराम मिलने के लिए डॉक्टर जाधव ने कृष को नींद का इंजेक्शन दे दिया। मिस्टर राजवंश, आपको कृष का ठीक से ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था और फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर कृष का ऐसा ही हाल रहा तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपनी बात पूरी कर डॉ जाधव ने एक नजर बेड पर सो रहे कृष को देखा और वहां से चले गए। प्रिशा जैसे ही अपने घर पहुंची, उसने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया। वो पूरे रास्ते आंसू बहाते हुए कृष के बारे में ही सोच रही थी। रह रहकर ऋषभ की दी गई धमकी उसे याद आ रही थी। उसे ऋषभ की धमकी सुन डर और घबराहट से ज्यादा दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी। वही उसकी ऐसे हालत देख प्रिशा की आई यानी प्रीति जी काफी घबरा गई और वेदिका ने उन्हें जो बताया वो सुन तो वो भी रोने लगी। उन्हें बेटी के किस्मत पर रोना आ रहा था। उन्होंने जल्दी से शान जी को कॉल कर उन्हें घर बुला लिया था। तीनों ने प्रिशा को समझाने की काफी कोशिश भी की पर प्रिशा ने उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बस अपने कमरे बंद कर बेड पर गुमसुम सी मुंह के बल लेट कृष के बारे में सोचे जा रही थी। अब कौन सा मोड़ लेगी ऋषभ, प्रिशा और कृष की कहानी? क्या ऋषभ के फैसले की वजह से दूर हो जाएंगे दोनों माँ बेटे? एपिसोड 12 प्रिशा का पास्ट और हालत खराब। रात भी ऐसे ही बीत गई। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर प्रिशा अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी। वो अब थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। वैसे ही प्रिशा कम बोला करती थी, पर आज उसकी चुप्पी प्रीति जी के बर्दाश्त के बाहर थी। उन्होंने शान जी को इशारा कर प्रिशा से बात करने को कहा। प्रीशु। शान जी ने प्रिशा की तरफ देख प्यार से पुकारा। हाँ पापा। प्रिशा अपना नाश्ता करते हुए शान जी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कुछ बात करनी थी। ये बोल वो थोड़ा रुके और प्रिशा की तरफ देखने लगे। प्रिशा बिना कोई रिस्पॉन्स दिए उन्हीं की तरफ देख रही थी। शायद वो समझ गई थी कि उसके पापा उससे किस बारे में बात करना चाहते हैं। प्रिशा को अपनी तरफ देखता पाकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा कल जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ। वो लोग ठीक नहीं है।
वो ऋषभ राजवंश काफी बड़ा आदमी है। अंडरवर्ल्ड में भी उसकी पहचान है। वो बहुत खतरनाक है। तुम बस उससे दूर रहो। शान जी ने प्रिशा के हाथ पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा। उनकी बातों में ऋषभ के प्रति गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अपने पापा की बात सुन प्रिशा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगी। प्रिशा ऋषभ के बारे ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर उसकी आवाज, उसका एटीट्यूड से ये बता क्लियर थी कि वो एक रिच, एरोगेंट और गुस्सैल पर्सनैलिटी का मालिक था। और उसके लिए ये बात इतनी भी शॉकिंग नहीं थी कि ऋषभ के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है। पर ऋषभ चाहे बिलियन हो, ट्रिलियन हो या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का माफिया हो, प्रिशा को ऋषभ के किसी भी बात से कोई भी लेना देना नहीं था। और ऐसे आदमी से वो कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। वो ये भी अच्छे से जानती थी कि उसके पापा ये सब उसी की भलाई के लिए कह रहे थे, पर इन सबसे परे उसे फिक्र थी तो बस क्रिश की। वो क्रिश को ऐसे खतरनाक इंसान के साथ नहीं छोड़ सकती थी। भले ही उसने क्रिश को जन्म ना दिया हो, पर जब से क्रिश ने उसे मम्मा कहकर पुकारा था तब से उसने क्रिश अपने सगे बच्चे के ही तरह माना था। प्रिशा के बेरंग सी जिंदगी क्रिश के आने से रंगीन हो चुकी थी। क्रिश की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, उसकी शरारतें, सब कुछ प्रिशा एंजॉय करती थी। पर ऋषभ के रूड और गुस्सैल नेचर की वजह से प्रिशा को क्रिश का बचपन डूबता हुआ नजर आ रहा था। नहीं, हरगिज नहीं, मैं क्रिश को उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। क्रिश से मिलने से लेकर कल जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए प्रिशा ने मन ये फैसला कर दिया कि वो क्रिश को ऋषभ और उसके साये से भी दूर ले जाएगी। पर वो इस वक्त भूल चुकी थी कि बायोलॉजिकली और लीगली क्रिश पर सिर्फ और सिर्फ ऋषभ का हक था। वो थी ही कौन क्रिश की? बस इतनी सी बात थी कि क्रिश उसे मम्मा मानता था और प्रिशा उसे अपना बेटा। पर क्या ये काफी था? और उससे भी बढ़कर क्या ऋषभ अपने बेटे को इतनी आसानी से किसी को ले जाने देगा? या फिर अपने बेटे से दूर करने वाले इंसान को वो मौत से भी बदतर सजा देगा? पर प्रिशा इन बातों के बारे में सोचना तो छोड़ो, उसके मन में ये ख्याल भी नहीं था कि क्रिश से उसका कोई रिश्ता ही नहीं, ना ही लीगल और ना ही खून का। पापा, आई एम सॉरी में प्रिशा ने ठान लिया वो क्रिश को अपने पास लेकर ही आएगी। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात शुरू की, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले प्रीति जी बीच में बोल पड़ी। मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे उस इंसान से दूर रहना ही होगा और उस बच्चे से भी। तुला समझत्य ना? आई प्रिशा ने उन्हें रोकते हुए बोली। क्रिश से दूर रहने की बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन प्रीति जी नहीं रुकी। उनका गुस्सा होना, घबराना, नाराज होना जायज था। वो अपने बेटी को किसी खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकती थी। आई हूँ तेरे भलाई के लिए ही कह रही हूँ। मेरे सिर पर हाथ रख कसम खा कि तू उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। प्रीति जी ने नम आंखों से प्रिशा की तरफ देख उसके एक हाथ को अपने सिर पर रखते हुए कहा। आई, ये तुम क्या कर रही हो? प्रिशा प्रीति जी का हाथ एक झटके से अपने सिर से हटाते हुए इरिटेट होते हुए बोली। ताई प्लीज मान जाओ ना, मी तुला अशी रडताना नाही पाहू शकत। वेदिका ने एक हाथ प्रिशा के कंधे पर रख प्लीजिंग टोन में आंखों में नमी लिए प्रिशा को समझाते हुए कहा, बस करो आप लोग, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। बेटा है वो मेरा। प्रिशा ने 2 कदम पीछे जाकर लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो पैनिक कर रही थी। उसे पैनिक करता देख शान जी ने आगे बढ़ उसे संभालने की कोशिश की। तेरा बेटा नहीं है वो, कोई नहीं है वो तेरा। वही प्रिशा की तेज आवाज प्रीति जी के गुस्से को हवा देने का काम कर गई। उन्होंने भी प्रिशा के आंखों में आंखें डाल तेज आवाज में कहा, वो मेरा बेटा है,
वो मेरा बेटा है पापा, मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरा बेटा है। प्रीति जी की बातों का असर सीधे प्रिशा के दिमाग पे हुआ। उसे फिर से कल जो कुछ हुआ वो याद आने लगा। वो और ज्यादा पैनिक होने लगी। कृष मेरा बेटा है, यही दोहराते हुए वो रोते हुए फ्लोर पर बैठ गई। प्रिशा के पूरे परिवार के आंखों में आंसू थे। वक्त खुद को फिर से दोहरा रहा था। प्रिशा के अतीत का दर्दनाक पन्ना फिर से उसे चोट पहुंचाने का काम कर रहा था। तीनों प्रिशा के पास फ्लोर पर बैठ गए, उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में अपनी बातें दोहराते हुए प्रिशा शान जी की बाहों में बेहोश हो गई। आधे घंटे बाद प्रिशा अपने बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसे डॉक्टर चेक कर रहे थे। ये कोई आम डॉक्टर नहीं थे, ये मेंटली इल पेशेंट का इलाज करते थे। इनका नाम विकास भानुशाली था। वो मुंबई के जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे। उम्र के 50 के पड़ाव में भी वो अपने काम में काफी फोकस थे। डॉक्टर भानुशाली ने प्रिशा को एग्जामिन किया और शान जी को इशारा कर कमरे के बाहर आने को कहा। प्रीति जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? प्रीति जी अपने आंसुओं को रोकते हुए डॉक्टर साहब से पूछा। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। अपने बेटी के हालत जानकर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। अगर वो अपने गुस्से के काबू में रखती और प्यार से प्रिशा को समझाती तो शायद वो प्रिशा को मना भी लेती और इस वक्त प्रिशा बेजान की तरह बेड पर पड़ी ना होती। शान जी और वेदिका भी प्रीति जी से इस बात के लिए नाराज थे। वो अब ठीक है, उसे कुछ देर बाद होश आ जाएगा। आप जानते हैं कि प्रिशा मेंटली वीक है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि उसे फिर से पैनिक अटैक आया, वो भी इतने सालों बाद। आपको उसे प्यार से हैंडल करना होगा। अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो वो वही प्रिशा हो जाएगी जो अपने 5 साल पहले देखी थी। अपनी बात पूरी कर वो शान जी और प्रीति जी की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। वो प्रिशा को फिर से उस दलदल में धंसने नहीं दे सकते। शान, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। ये कुछ मेडिसिन है, इसे वक्त पर उसे दे देना। और एक और बात, मेडिसिन से ज्यादा उसे प्यार और केयर की जरूरत है। आई विल टेक द लीव देन। बाय, टेक केयर। डॉक्टर साहब ने शान जी के हाथ में मेडिसिन की पर्ची थमाई और उनके कंधे को थपथपाकर वो चले गए। हेल्थ केयर हॉस्पिटल। कृष के वार्ड में कृष अपने बेड पर लेटा टैब में उसकी प्रिशा की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग्स देख रहा था। उसके आंखें नम थी। वो अपनी मम्मा को मिस कर रहा था। पूरे 4 दिन हो गए थे वो अपने मम्मा से मिला नहीं था। प्रिशा के जाने के बाद से ही कृष ने सभी से बात करना बंद कर दिया था। वो किसी की भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा था और ना ही किसी की बात तो टाल रहा था। अपने चट्स की बात सुन कृष ने अपनी पीली आंखों से कुछ सेकंड्स तक आयुष को घूरा और बिना कुछ कहे चुपचाप मेडिसिन खा ली। टाइगा, मेडिसिन टाइम। आयुष ने अपने एक हाथ में टैबलेट और एक हाथ में पानी का ग्लास पकड़े हल्की मुस्कान के साथ कृष से कहा, ऐसा क्या हुआ था प्रिशा के पास्ट में जिसने उसे मेंटली इतना वीक कर दिया? एपिसोड 13। कृष आया प्रिशा के घर। टाइगर विला। रात का वक्त था। ऋषभ इस वक्त स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक किसी ने जोर से स्टडी रूम का दरवाजा ओपन किया। ऋषभ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव भी कभी करोगे। प्रथम जो अपने बिजनेस टूर से अभी वापस आया था। जैसे उसे कृष के हॉस्पिटलाइज होने के खबर मिली और साथ ही साथ ऋषभ के कारनामे भी सुने, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाउ कॉल्ड यू बेस्टर?
डू यू रियली लव हर? तुम अपनी हरकतों से उसे चोट पहुंचा रहे हो। तुम्हारे और उसके बेटे को चोट पहुंचा रहे हो। प्रथम ने ऋषभ से लगभग चिल्लाते हुए कहा। अपनी हद में रहो प्रथम। प्रथम की बात सुन ऋषभ के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो पहले से ही कृष की वजह से परेशान था और प्रथम का उससे इस तरह से बात करना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। हद में तो अपने हद में हो ऋष, पर तू कहाँ है? अपने बेटे के बारे में सोच। उसका बचपन बर्बाद कर रहा है तू। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं टाइगर को तेरी तरह कभी बनने नहीं दूंगा। कभी नहीं। प्रथम ने अपनी बात कही और वहाँ से चला गया। वही उसके जाते ही ऋषभ ने अपना लैपटॉप जोर से फर्श पर पटक दिया और फर्श पर बैठ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। हद से ज्यादा चाहा था तुम्हें। उन हदों को पार कर तुम्हें खो दिया। जहाँ भी हो तुम दर्द में होगी जरूर। माफ करना, आज मैंने तेरी निशानी को रुला दिया। ऋषभ ने अपने गले में पहने मोर पंख के लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कस के दबाते हुए अपने जज्बातों को बयां किया। उसका दिल दर्द कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी पर उसके आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं था। अगले दिन प्रिशा का अपार्टमेंट रात के 10 बज रहे थे। किसी ने प्रिशा के घर के डोर नॉक की। इस वक्त कौन है? उन्हें शान जी, तो आने में काफी देर है। वेदु जरा देख तो दरवाजे पर कौन है। प्रीति जी ने डोर के नॉक होने की आवाज सुन वेदिका को डोर ओपन करने को कहा। आई मैं बिजी हूँ, तुम ही देखो। वेदिका ने डोर खोलने से मना किया और टीवी में अपनी सीरियल देखने में मगन हो गई। ये लड़की भी ना किसी काम की नहीं, हमेशा टीवी या फिर मोबाइल में घुसी रहती है। वैदिक का जवाब सुन प्रीति जी गुस्सा होकर अपने आप में बड़बड़ाने ते दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी। दरवाजे पर तो कोई नहीं। ये सोसाइटी के बच्चे भी ना काफी शरारती हो गए हैं। दरवाजा खोलने के बाद किसी को भी दरवाजे पर न पाकर प्रीति जी ने ये कहना में गर्दन हिलाई और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, एक नन्ही सी आवाज उनके कानों पर पड़ी। ही अरे नीचे देखो, मैं तो यही पल हूँ। कृष्ण ने खुशी से खिलखिलाते हुए कहा और घर के अंदर चला आया। वो अब अपनी मम्मा से मिल पाएगा, यही सोच उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। वो अभी भी हॉस्पिटल यूनिफॉर्म में ही था। उसके छोटे छोटे कंधों पर एक टाइगर के फेस वाली बैग लटक रही थी। प्रीति जी तो बस उसे देखती ही रह गई। वो कृष को जानती थी, उन्होंने कई बार प्रिशा को उससे बात करते देखा था। प्रिशा ने उन्हें वीडियो कॉल पर मिलवाया भी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हॉल में मस्त मगन टीवी देख रही वेदिका ने जैसे ही किसी बच्चे की आवाज सुनी तो उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे पर खड़े कृष को देख उसे एक झटका सा लगा। वहीं कृष ने उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए हॉल में रखे सोफे पर अपनी बैग रखी और घर में प्रिशा को ढूंढने लगा। मम्मा आप कहाँ हो मम्मा? वो बेसब्री से घर के हर कमरे में जाते हुए प्रिशा को ढूंढ रहा था। वैसे घर कुल मिलाकर 5 कमरे थे, एक हॉल, एक किचन और 3 बेडरूम्स। आइए, यहाँ अकेला आया है क्या? कृष को ऐसी सिचुएशन में, वो भी इतनी रात गए अपने घर पर, देख वेदिका को ऋषभ का डर सताने लगा। वही प्रीति जी ने जल्दी से जाकर कृष का हाथ पकड़ लिया। तुम नन्हे शैतान, ये कहते हुए उनकी नजर कृष के नजरों से जा मिली। उसकी मासूम आंखों में अपने माँ से मिलने की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। अपनी बेटी के लिए उसके आंखों में अलग सा लगाव और अपनापन देख उनका दिल पसीज गया। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है नानी? कृष ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए प्रीति जी से पूछा।
नानी उसके मुंह से अपने लिए नानी सुन प्रीति जी को अजीब सा लगा, पर पता नहीं कृष की टिमटिमाती आंखों ने उन पर क्या जादू कर दिया। उन्हें कृष बड़ा ही प्यारा लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथ से इशारा कर कहा, तुम्हारी मम्मा उस रूम में है। थैंक यू नानी। कृष ने प्रीति जी के हाथ पर होले से किस किया और वो प्रिशा की रूम की तरफ भाग गया। उसकी हरकत पर प्रीति जी मुस्कुराती ही रह गई। वही वेदिका तो अपने आई के बदले अंदाज के देखती ही रह गई। 2 दिन पहले की ही तो बात थी कि उसकी आई ने ताई को इसी लड़के के लिए डांटा था। इसी लड़के के वजह से उसके ताई को उस ऋषभ राजवंश से क्या कया नहीं सुनना पड़ा। और तो और ये सब भूल उसके ताई ने अपने ही आई पापा से झगड़ा कर लिया और अपनी हेल्थ भी खराब कर ली। यही सब सोचते हुए वेदिका कृष को अपने घर में नहीं देख पा रही थी। आइए, तुमने क्या किया? उसे ताई के रूम में भेज दिया? वो यहाँ अकेला आया है, हमें उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। वैसे भी इसकी और इसके फैमिली की वजह से ही ताई की हालत ऐसी है। मैं अभी इसके फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। वेदिका ने प्रीति जी पर गुस्सा करते हुए कहा और टेबल पर रखा अपना फोन उठाने लगी। ये सब कहते वक्त उसे ऋषभ का अपने ताई के साथ किया बर्ताव याद आ रहा था। रुक जाओ वेदु, प्रीति जी ने उसे रोकते हुए कहा। क्यों आई? क्या आप चाहती हो ताई की फिर वैसी ही हालत हो? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ताई को राजवंश फैमिली का शिकार बनने नहीं दूंगी। और वो ऋषभ राजवंश समझता क्या है वो अपने आप को। वेदिका अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए बोले ही जा रही थी। वेदिका चुप हो जाओ। ये कहते हुए प्रीति जी ने अपनी आंखें और दोनों हाथ की मुट्ठियां कस के बंद कर ली थी। उनके आंखों के सामने प्रिशा का पास्ट किसी रील की तरह चलने लगा। कितनी खुश थी वो अपनी मैरिड लाइफ में, पर पता नहीं अचानक उसे किसकी नजर लग गई। उसका हरा भरा संसार बाढ़ की बहाव में बह गया। उसकी जिंदगी बेरंग सी हो गई। और अब शायद कृष ही वो रंगीन इंद्रधनुष था जो प्रिशा की बेरंग जिंदगी में रंग भर सकता था। उन्हें फिर से अपनी पुरानी प्रिशा को वापस लौटा सकता था। इसी एक उम्मीद के साथ प्रीति जी ने कृष को प्रिशा से मिलने दिया था। और वो ये बात वेदिका को भी समझाना चाहती थी, पर वेदिका तो उनकी बातें जैसे सुनने समझने के हाल में ही नहीं थी। क्यों? आखिर क्यों चुप हो जाऊं मैं आई? इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। और मैं बता रही हूँ, मैं अब किसी को भी ताई लाइफ से खेलने नहीं दूंगी। ये सब कहकर वेदिका गुस्से में दंदनाते हुए अपने रूम में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि पास्ट की तरह एक बार फिर से उसके ताई के जिंदगी के साथ कोई खेले, उसे इतना पागल बना दे कि वो उन यादों को भूल कर भी कभी भूल न पाए। और रही बात ऋषभ राजवंश की, तो वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। उससे उलझाना मतलब मौत को इनविटेशन देने जैसा था। मैं समझ सकती हूँ वेदु, तू जो कह रही है सब सही है। एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब और नहीं। और मैं भी मेरे प्रिशु की लाइफ को फिर से बर्बाद होने नहीं दूंगी। पर क्या करूँ, कृष उसकी दवा है, वही उसे उसके अंधेरे पास्ट से निकाल सकता है। अपने मन में यही सब सोचते हुए प्रीति जी ने एक आह भरी और हॉल में ही बने छोटे से देवघर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी में और कितने दर्द और आंसू है। बस इतना मांगती हूँ बाप्पा, उसके सारे दुख हर लो। बस हर लो, मैं उसे अब और रोते टूटते नहीं देख सकती। बस नहीं देख सकती। उन्होंने ने गणपति बाप्पा के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, क्या प्रथम कृष के माँ के बारे में बात कर रहा है? अगर हाँ तो फिर कहाँ है कृष की रियल मम्मा? नन्हे कृष के अकेले ही प्रिशा के घर आने की भनक जब ऋषभ को लगेगी तो कौन सा हंगामा होगा? और क्या प्रिशा की पहले भी शादी हो चुकी है?
और हाँ, तो कौन है उसका पति? और आखिर क्या रीजन है प्रिशा के मैरिड लाइफ के बिखरने का?